अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं जो कि मोमेंटम के बारे में होगा। बेसिकली जब हम मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है जो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव कर रहा है, और जब वो मूव करेगा डेफिनेटली इट हैज सम मास, यानी ऑब्जेक्ट ए का कुछ ना कुछ मास होगा। उस मास की वजह से वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहा होगा। अब जैसे जैसे अगर वो मूव कर रहा है, अगर तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि उसके पास मोमेंटम जो है वो कैरी होगा, वो मोमेंटम कैरी करेगा। या फिर अगर उसकी स्पीड डिक्रीज भी हो रही है तो फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा क्योंकि वो मूव कर रहा है। अब जैसे ही वो फर्दर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से के करीब जाएगा, अब ऑब्जेक्ट बी जो है जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ए जो है इसका स्पेसिफिक मास m1 है और ये v1 के साथ मूव करता है और ये राइट साइड को मूव कर रहा है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बी के पास जाएगा, अब ऑब्जेक्ट बी जो है या तो ये रेस्ट के ऊपर हो सकता है, एक केस तो ये है, या फिर V2 की एक स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगी जिसके साथ वो भी मूव कर रहा है। अब वो जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा होगा या फिर वो राइट साइड को मूव कर रहा होगा। अब अगर इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं कि V1 की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड है और M1 जो है वो 5 kg है, ऑन द अदर साइड M2 जो है हमारे पास 10 kg के इक्वल है। हम कहते हैं कि V2 जो है वो इस केस में, अगर तो ये राइट साइड को मूव कर रहा है, इस केस को हम अभी कंसीडर नहीं करते, ये भी राइट साइड को मूव कर रहा है। अब इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, V2 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर सम टाइम ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। इनके कोलिजन की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेगा टू द ऑब्जेक्ट बी। इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट थी उसने कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो शिफ्ट कर दी, क्योंकि जहाँ पर वेलोसिटी होगी, जहाँ पर मूवमेंट होगी, वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट बी को कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करेगी, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट होगा, वो चेंज होने की कोशिश करेगा। P इज इक्वल टू एम वी। मैस का जो यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम, वी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसके लिए एक और यूनिट यूज़ करते हैं जिसको न्यूटन सेकंड कहा जाता है। अब ये न्यूटन सेकंड कहाँ से आता है, क्योंकि हम फर्दर इसको देखेंगे, जो हमारे पास इम्पल्स का रिलेशन है, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ इंटू टी। फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। सो हियर आर सम केसेस जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इनिशियली अगर हम किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि मोमेंटम के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसका मास चाहिए, और सेकंड जो चीज़ हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी दैट इज इट्स वेलोसिटी, या फिर हम उसको स्पीड कह सकते हैं। तो क्योंकि P इज इक्वल टू एम वी होता है, अब इस केस में जब V ही ज़ीरो हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो जाएगा, टोटल मोमेंटम फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट हैविंग विच इज़ एट रेस्ट, उसका मोमेंटम टोटल ज़ीरो हो जाएगा। अगर तो कुछ स्पेसिफिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड के साथ, 1200 की कार मूव करती है, 1200 इंटू 25 30,000 kg पर मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ हो, इस केस में हम ये देखते हैं इसका जो मोमेंटम है 45,000 kg मीटर पर सेकंड है, उसकी जो इसका मास 1200 kg है, हमें स्पीड को फाइंड आउट करना है। v इज इक्वल टू पी ओवर एम, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी 37.5 मीटर पर सेकंड। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इम्पल्स का रिलेशन जो है वो किस तरह से इसके साथ रिलेट किया जाता है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम में और एक्सप्रेशन इक्वल होता है v माइनस यू ओवर टी। सो एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ओवर टी, एम वी माइनस एम यू ओवर टी, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ओवर टी। तो ये हमारे पास बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। एफ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही से हम ये कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। Impulse can be defined as it calculates the exact force required to change an object momentum, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको इम्पल्स कहा जाएगा।
इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट न्यूटन सेकंड है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मोमेंटम की इक्वली होता है। तो बेसिकली जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है, ड्यूरिंग दैट कोलिजन वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं। ऑब्जेक्ट ए कोलाइड्स विद ऑब्जेक्ट बी, सो इनके कोलिजन्स के दौरान ये आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो एग्जर्ट कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है वो बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं व्हेनेवर दे केम टू कांटेक्ट विद ईच अदर। इस टाइम पीरियड पे जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। अब इम्पल्स को हमें कम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्पल्स को कम करना ज़रूरी इस वजह से है, जैसे कि जो बाइकर्स हैं वो हेलमेट को पहनते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जिस इंसान के सर पर बाल हों और जो इंसान टोटली गंजा हो, तो उस केस में उनके ऊपर जब भी सर पे कोई चीज़ मारी जाएगी, तो जब हमारे पास हेयर होंगे सर के ऊपर, हेयर क्या करेंगे, उस टाइम को डिले कर देंगे। वो जो फोर्स लग रही थी उसको हेड तक पहुंचने में एक ज़्यादा टाइम दे देते हैं, टाइम को डिले कर देते हैं, जिससे फोर्स जो है उसका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है, जिससे इम्पल्स जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह जब हम हेलमेट पहनते हैं, वो जो फोर्स डायरेक्टली सर को लगनी थी वो हेलमेट में डिवाइड होती होती हमारे हेयर्स के जरिए होती होती हेड तक पहुंचती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी इंजरी कॉज नहीं होती। ये इसकी सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि जब भी कभी कभार कोई कोलिजन होता है, कोलिजन के केस में जैसे अब यहाँ पे एयर बैग जो है यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो सेंसर्स हैं ये कोलाइड करते हैं, तो एयर बैग जो है ये ओपन हो जाते हैं। एयर बैग जो है इस कोलिजन के टाइम को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सेफ रहते हैं, हम किसी भी नुकसान से बच जाते हैं। अब जब भी मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता है, इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मोमेंटम के जो केसेस हैं वो कौन से हैं। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी से कोलाइड करता है, इनका जो टोटल मोमेंटम होगा दोनों ऑब्जेक्ट का ए और बी का, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब ये हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा केस है जिस केस में हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अब अगर अगर हम यहाँ पे समझें कि हमारे पास u की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड को है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी m1u1 प्लस 0, क्योंकि ये स्टेशनरी है। सो इस केस में हमारे पास इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड है, दैट इज v, और ये किस तरफ का है, ये लेफ्ट साइड को है। इनिशियली ए जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा था, अब ये लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, तो हम इसके साथ माइनस का साइन यूज करेंगे, ये बन जाएगा m1 माइनस वी प्लस m2v। तो ये इक्वेशन आ जाएगी m2v माइनस m1v। तो इसको मैं v1 v2 कह देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास v2 m1 v1। u जो है वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से चलती हैं। या हमारे पास थर्ड केस ये हो सकता है कि दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में कोलाइड कर जाएं, कोलाइड होने के बाद वो एक कंबाइन ही हो जाएं। जैसे ए जो है वो इनिशियली उसकी m1 जो है ये 5 है, v1 जो है दैट इज़ आल्सो 5, ये राइट साइड को मूव करता है। b जो है ये मूव कर रहा है लेफ्ट साइड को। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, इनकी आफ्टर कोलिजन ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और ये लेफ्ट साइड को मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये आफ्टर कोलिजन ये कंबाइन हो चुके हैं, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी। तो इनके दोनों का टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो हम इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, m1v1 माइनस m2u2, m1u1 माइनस m2u2 इक्वल टू m1 m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि इनकी दोनों की स्पीड जो है वो बाद में सेम हो जाती है। अब यहाँ पे इस v के साथ माइनस साइन आएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को नेगेटिव के साइन के साथ इंडिकेट किया है। b के लिए हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया, तो डेफिनेटली इस साइड के साथ नेगेटिव आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ हमें अननोन वैल्यू होगी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम क्वेश्चंस के अंदर फिर देख लेंगे। अब हमारे पास जो मोमेंटम है वो दो तरह से स्प्लिट होता है, या तो कोलिजन्स हो रहे होते हैं या फिर एक्सप्लोजन्स होते हैं। जब हमारे पास कोलिजन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जितने भी मैसेज हैं वो कन्वर्ज होते हैं, वो इम्पैक्ट की तरफ मूव करते हैं, वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे होते हैं। जबकि एक्सप्लोजन्स के अंदर इनिशियली उनका जो टोटल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होता है वो जीरो होता है,
और वो एक्सप्लोड होने के बाद जितने भी पार्टिकल्स हैं दे विल डाइवर्ज फ्रॉम देयर सेंट्रल पॉइंट। तो इनमें ये वाला फ़र्क हो जाता है। एनर्जी का फ़र्क क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और लॉस्ट, जबकि इस केस में रैपिड रिलीज ऑफ इंटरनल प्रेशर एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सप्लोड हो चुका है उसके पास इंटरनल प्रेशर एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। सो हम ज़रा इसको समराइज़ करते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है, जो कि ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। अब हमारे पास फर्स्ट केस ऐसा था जिसमें ऑब्जेक्ट ए m1 और v1 के साथ मूव करता है। हम इनिशियल को u1 नहीं लेंगे, u1 ये राइट साइड को मूव कर रहा है और हमारे पास ऑब्जेक्ट बी जो है ये रेस्ट के ऊपर है, u2 इक्वल टू 0 और m2 जो है उसकी मैस कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जब ये आपस में कोलाइड करेगा मैस बी के साथ, ऑब्जेक्ट बी के साथ, तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों के दोनों अगर तो कंबाइन हो जाते हैं, ए और बी कंबाइन होकर राइट साइड को मूव करते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो v वो फाइनल स्पीड है। अक्सर कभी कभार वो कहता है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कोलेस कर जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हम उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। m2 u2 तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर था। अब अगर हम सेकंड केस अगर इसका लेते हैं, जिस केस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट बी जो है वो रेस्ट के ऊपर नहीं है बल्कि वो इस साइड को मूव कर रहा है, जब वो इस साइड को मूव करेगा तो यही इक्वेशन बन जाएगी m1 u1। अब इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, u2 0 नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे m1 u1 माइनस m2 u2 क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और फाइनली इनकी डायरेक्शन बन जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2। या फिर थर्ड केस ये हो सकता है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, v की स्पीड स्लो हो, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछा जाता है, हम उसी के रेलिवेंट आंसर उसको करेंगे। सो ओवरऑल फार्मूला जो इस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है P इज इक्वल टू एम वी, या फिर फार्मूला हमारे पास हो सकता है F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। इसी को अगर मॉडिफाई करें F इंटू डेल टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या फिर ये फार्मूला बन सकता है F इंटू डेल टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, या इसी को कभी कभार यूँ भी लिख दिया जाता है एम वी माइनस यू इक्वल टू एफ इंटू टी। Which equation gives the momentum change of an object? चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स इनटू टाइम। सो हमारे पास डी पार्ट जो है वो इसका ठीक हो जाएगा। Which expression can be used to determine the impulse on a tennis ball? टेनिस बॉल के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया जाता है? फोर्स इनटू टाइम। A ball of mass m falls vertically and hits a hard surface। तो एक बॉल है जिसका मैस m है, वो हार्ड सरफेस को हिट करती है, बॉल हमारे पास आई, सरफेस को हिट किया, इट्स स्पीड ऑन हिटिंग द सरफेस इज v1। तो जब ये डाउनवर्ड मूव कर रही थी इसकी स्पीड है v1, इट रिबाउंड वर्टिकली अपवर्ड, अब अपवर्ड जाती है तो इसकी स्पीड कितनी है v2। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? तो अब हमें इसमें से देखना ये है कि हम किस साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ये दोनों तो इसके गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें चेंज तो उसने फाइंड आउट ही नहीं की। हम चेंज किसे कहते हैं? एम वी टू माइनस एम वी वन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल उसका मोमेंटम क्या है एम वी टू। तो ये हमारे पास डी पार्ट इसका ठीक हो जाएगा। A sphere x collide head on with a second identical sphere y which is stationary। तो x sphere जो है it is colliding with the sphere y और इसकी स्पीड कितनी है u, u2 equal to 0। The mass of each sphere is 0.15 kg। दोनों का mass 0.15 है, 0.15 kg दोनों का mass है। Sphere x is traveling at a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के साथ ये मूव करता है बिफोर द कोलिजन and produces an impulse of 0.21 Newton second on sphere y। What is the velocity of sphere x after the collision? तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताए थे, F इज इक्वल टू टी इंटू एम वी माइनस यू, हम इसी का यूज करेंगे और हमें फाइंड क्या करनी है? स्पीड आफ्टर द कोलिजन, यानी हमने फाइनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू इक्वल टू
फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स इनटू टाइम जो है ये हमारे पास इम्पल्स है, ये किसके इक्वल है 0.21, ये सारी वैल्यू। मैस हमारे पास है 0.15 और v हमने फाइंड आउट करना है, इनिशियल उसकी स्पीड है 2। 0.15 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, v माइनस टू इक्वल टू 0.21 ओवर 0.15, डेसिमल डेसिमल से कट गया, ये हो जाएगा v इक्वल टू 21 ओवर 15 प्लस 2। इसको देखते हैं, 7/3, 7/3 होता है 2 पॉइंट, कहाँ गड़बड़ कर ली है हमने। ट्रेवलिंग एट वेलोसिटी 2 मीटर पर आफ्टर इम्पल्स 0.21 0.15 से डिवाइड किया, 21 7 3 ज़र 7 5 ज़र 7/5 हो गई है, सॉरी 7/5 1.4 प्लस 2, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1.4 इन द सेम डायरेक्शन, ये टोटल बनती है 3.4। तो जो उसमें एडिशन हो चुका है ये हमारे पास आ जाएगा 3.4 का, और इसकी डायरेक्शन बन जाएगी, वो रेस्ट के ऊपर है तो राइट साइड को ही बनेगा इन द सेम डायरेक्शन एज वाई, क्योंकि ये रेस्ट के ऊपर था, ये इसको हिट करेगा तो ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा क्योंकि दोनों का मैस सेम है। A resultant force F accelerate a car of mass m along a straight horizontal road with the rest to a speed v in time t, giving it momentum p. Which pair of relationship for this situation is correct? So p is equal to mv and f is equal to p is equal to mv. pt is equal to mv, ये भी गलत है। p is equal to mv ठीक है, ये भी ठीक है, p is equal to mvt। ये सी पार्ट ठीक है, बिकॉज p इज इक्वल टू एम वी और f क्रॉस t इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास c ठीक हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass 1.2 kg is moving with the velocity of 2 meter per second when it is acted on by a force of 4 newton. The velocity of the object increases 5 meter per second in the same direction. For which period of time does the force act on the object? तो mv minus u इक्वल टू f इंटू टी। फोर्स हमारे पास है 4 न्यूटन, टाइम हमने फाइंड आउट करना है, मैस 1.2, स्पीड हो जाती है 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3.6/4 इक्वल टू टाइम, ये आ जाएगा आंसर 0.9 सेकेंड्स। A trolley of mass 4 kg traveling with the velocity of 4 meter per second collide with the trolley of mass 2 kg traveling with the velocity of 2 meter per second। यानी यही बात लिखी है, 4 kg की स्पीड 4 है, 2 kg की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, दोनों राइट साइड को मूव कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन ये हमने फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना है, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 3 इंटू 4 12 प्लस 2 इंटू v2, 20 माइनस 12 इक्वल टू 2v। सो ये हो जाएगा 8/2 इंटू v, 4 मीटर पर सेकेंड उसकी आफ्टर द कोलिजन स्पीड आ जाएगी। Three situations are listed. An object has a resultant force acting on it. An object moving experiences an impulse. An object is decelerating. In which situation is the momentum of the object changing? Momentum कहाँ पे change हो रहा है? Object has resultant force 1 and 2, इन दोनों cases में हमारे पास momentum होगा। Object decelerate कर रहा है, it means उसके पास वो डिसेलरेट तभी हो सकता है अगर उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए, वो अकेले की तो हो नहीं सकती, उसके लिए कोई ना दूसरा ऑब्जेक्ट लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए। अ बॉल ऑफ मैस 0.16 kg इज मूविंग फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। बॉल का मैस 0.16 है और 0.5 उसकी स्पीड है। A second ball of mass 0.10 kg is stationary. The first ball strikes the second ball. The second ball moves forward at a speed of 0.5 meter per second. What is the speed of the first ball after the collision? तो हम पहले बॉल ले लेते हैं। बॉल हमारे पास है 1, इस 1 बॉल का मैस है 0.16 और स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये कोलाइड करती है जो कि रेस्ट के ऊपर है, तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इन दोनों का सम होगा, 0.16 इंटू 0.5, इट विल बी इक्वल टू 80, so 0.08 is the initial momentum equal to, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। सो m2 v2 तो हमारे पास हो जाएगा 0.10 इंटू 0.5
1505 0.05 प्लस m1 है हमारे पास 0.16, v1 इक्वल टू 0.08, 0.08 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.16 v1, 0.03 इक्वल टू 0.16 v1, 0.03 ओवर 0.16, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/16 ही हमने करना बेसिकली, 3/16, 0.1875, सो ये आ जाएगा 0.19 मीटर पर सेकेंड. Which statement describe the impulse acting on an object? Impulse is the change in kinetic energy of the object. Impulse is the change in momentum of the object. Impulse is the rate of change of force. ये भी गलत है. Impulse is the rate of change in momentum of the object. बी ही ठीक होगा क्योंकि इम्पल्स एफ इंटू टी होता है तो चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है. बेसिकली रेट का मतलब ये होता है हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं. हम फोर्स को कह सकते थे फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी होता है, तो फोर्स के लिए ये डेफिनेशन ठीक होगी, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जबकि इम्पल्स जो है सिर्फ चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है, इम्पल्स खुद एफ इंटू टी है. A ball of mass 0.16 kg is moving forward at a speed of 0.5 meter per second. A second ball ये हम कर चुके हैं जिसका आंसर 0.19 आया था. What is the relationship between the impulse during on an object and the change in momentum of the object? Impulse is equal to change in momentum. A part. A small ball has a mass of 2 kg. The ball approaches the wall at a speed of 3 meter per second and rebound at a speed of 1 meter per second. What is the impulse on the wall? F into t equal to mv minus u. So mass है 2, final speed है 1 minus 3, 2 into 1 minus 3 minus 2, impulse हो जाएगी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन सेकेंड. ठीक है. An object with a mass of 0.2 kg moves at a 0.02 meter per second as shown. Which other object has a momentum that is identical to the momentum of this object? 0.2 into 0.2 इसका momentum हो जाएगा 0.04, so इसका momentum भी 0.04 है, इसका momentum 0.04, इसका momentum 0.04, इसका मोमेंटम 0.04, सबका मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज सेम है. अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? डायरेक्शन का. सी की डायरेक्शन जो है एग्जैक्टली सेम है जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है जो कि राइट साइड को है, तो इस वजह से ये एग्जैक्टली उसका आइडेंटिकल होगा. An object of mass 1.2 kg is moving with a velocity of 2 meter per second. When it is acted on by a force of 4 Newton, the velocity of the object increases to 5 meter per second. For what period of time does the force act on the object? तो हमने टाइम को फाइंड आउट करना है. F into t equal to mv minus u, 4 into t equal to 1.25 minus 2, 3.6 over 4, 0.909 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा. सो नेक्स्ट हमारे पास P2 के कुछ क्वेश्चंस हैं. Figure 2.1 shows a golfer ball about to hit a golf ball with a golf club. The initial momentum of the golf ball, define momentum, product of mass and velocity. The golf club in contact with the ball for 5 into 10 power minus 4 second. The velocity of the golf ball as it leaves the golf club is 41 meter per second. Golf ball has a mass of 0.046 kg. Calculate the impulse. So F into T equal to चेंज इन मोमेंटम, एम वी हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास सारी इम्पल्स हो जाएगी. इम्पल्स एम वी की इक्वल है 0.046 इंटू 41, सो इससे इम्पल्स कैलकुलेट हो जाएगी. (1.886). Calculate the force applied to the golf F into T इक्वल टू 1.886. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टाइम से डिवाइड कर दें. 1.886 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, सो इससे हमारे पास फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी.
Question number 2, the girl releases the ball and it falls toward the path. The ball strikes the path and bounces vertically upward. Figure 1.1 shows the ball falling toward the path. Ball ने जो distance cover किया that is 10 meter. The speed of the ball immediately before it strikes the path is 14 meter per second. The speed of the ball immediately after it strikes the path is 12 meter per second. Calculate the kinetic energy. ये relevant नहीं है. The ball is in contact with for the path for 0.25 second. Calculate the average resultant force when the ball is in contact. So हमारे पास ये force आ जाएगी F into T equal to M V minus U. F equal to M V minus U over T. टाइम है 0.25 सेकेंड. मैस है इसका, बॉल का मैस हमें गिवन है दैट इज 10 मीटर 5.2 5.2 14 माइनस 12. इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास फोर्स आ जाएगी. सो इसको यहीं तक करते हैं, बाकी का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट हम अगली क्लास में शुरू करते हैं.